तो हम लास्ट लेक्चर से ही शुरू करेंगे। कुछ कारणवश थोड़ा लेक्चर ब्रेक करना पड़ा। तो मैं कह रहा था कि सिस्टमेटिक और सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, तो आप इस बात को समझे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम एलोपैथी ट्रीटमेंट लेके झटपट ठीक होंगे, लेकिन लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, खाली रोगों को सबसाइड कर रहे हैं और आगे चलकर बड़ा कॉम्प्लिकेशंस लेकर वो आगे आने वाले हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ कोई पेशेंट है तो वो क्या कर रहा है, MBBS MD के पास में जाकर क्या कर रहा है, वो डायबिटीज़ को खाली नियंत्रित कर रहा है, यानी कंट्रोल कर रहा है। और कंट्रोल कब तक करेगा? 3-4 साल तक करेगा। 3-4 साल के बाद में क्या होगा? आंखों का जो रेटिना है वो उसका खराब हो जाएगा, उसकी किडनी खराब हो जाएंगी। मेरे पास ऐसे पेशेंट है अभी कि जिन्होंने 5 साल तक 15 साल तक मेडिसिन खाई एलोपैथी की, उनकी डायबिटीज़ तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उस डायबिटीज़ के कारण उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। और जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़े तब उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप अभी आयुर्वेद ट्राई कीजिए, आप अभी पंचकर्म कीजिए, आप अभी आयुर्वेद कीजिए। अब मुझे आप बताएंगे कि अगर पहले ही ये पेशेंट अगर आयुर्वेद कर लेता था, आयुर्वेद की दवाइयाँ कर लेता था या पंचकर्म कर लेता था, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते थे। लेकिन लोग इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो क्रॉनिक डिसीज़ है, स्पेशली जो एलोपैथी में मेंटेन किए जाते हैं, ऐसे ये जो रोग है, तो ये रोग आपको फ्यूचर में आगे जाके ये कॉम्प्लिकेशंस देने वाले हैं। अब मैं करीबन 16 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ और मैं पंचकर्म भी बहुत विस्तारित रूप से करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण थोड़ा सा जो पेशेंट की जो संख्या है वो मैंने अपने तरफ से ही कम कर दी, क्योंकि पंचकर्म में डायरेक्ट कांटेक्ट आता है असिस्टेंट और पेशेंट का, और उसमें इन्फेक्शन का थोड़ा सा खतरा बना रहता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा अभी पंचकर्म के पेशेंट कम कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के पहले ही एक नया पंचकर्म सेंटर बनाया है, और वो बहुत ही डेकोरेटेड ऐसा पंचकर्म सेंटर है। उसमें बहुत कुछ मशीनों का भी सहारा लिया गया है, जैसे शिरोधारा की मशीन है, मसाज की मशीन है, स्पाइनल मसाज की मशीन है। तो ऐसा भी आधार उसमें लिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अप्रैल को उसका उद्घाटन करना था, उसका लोकार्पण करना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं, आगे चल के है ना उसका लोकार्पण तो होगा ही। वैसे तो अभी उसमें पेशेंट शुरू कर दिए हैं। तो मेरा कहना ये है कि आयुर्वेद का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अधिक है। पूर्व में क्या होता था कि जब भी हम कभी बीमार पड़ते थे, तो मैं भी अगर मैं मेरे बचपन के संबंध में भी अगर मैं बारे में बताऊंगा, तो मैं जब भी बीमार पड़ता था तो मेरी जो दादी है और मेरे जो दादा है कुछ दवाइयाँ बना देते थे घर में कि प्राइमरी जो एड्स यानी प्राइमरी जो प्राथमिक चिकित्सा जो है वो घर में ही होती थी। और उस प्रक्रिया का नाम था आजीबाई का बटवा। आज आजीबाई का बटवा पूरा ख़त्म हो गया, एलोपैथी के कारण पूरा ख़त्म हो गया। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमने उन्नति करनी चाहिए, लेकिन विनाशपूर्वक उन्नति के मार्ग पर हम चल रहे हैं, खासकर चिकित्सा के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद का कि आयुर्वेद में जो कुछ भी बताया है आयुर्वेद में वो हर एक को लागू होगा ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन जितना कुछ आयुर्वेद में बताया गया है उतना अधिकतम हमने करना चाहिए। तो अभी एक सूत्र के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा विवेचन करूँगा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, ये भी महर्षि चरक का ही एक श्लोक है। कुछ बातों के लिए मैं आपको संदर्भ दूंगा इसके, क्योंकि हमारी जो
पढ़ाई है जिस ग्रंथ से होगी वो चरक संहिता ही रहेंगी। चरक संहिता रहेंगी, वाग्भट संहिता रहेंगी। सुश्रुत संहिता में तो पंचकर्म दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने महर्षि सुश्रुताचार्य ने सर्जरी के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर ही ज़्यादा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है। महर्षि चरक ने ज़्यादा मेडिसिन और पंचकर्म के ऊपर अधिक कॉन्सेंट्रेट किया है। तो जो सूत्र मैंने बताया, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, तो हम पहली जो बात है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करें, हम कभी बीमार ही ना पड़े, और बीमारी आई भी तो घरेलू उपचार से या फिर जो भी प्राथमिक उपचार रहते हैं आयुर्वेद के, उससे ही हम ठीक हो जाए। बहुत बड़ी शोकांतिका है और बहुत ही बुरा लगता है, खराब लगता है कि जिस देश की परंपरा आयुर्वेद है, उस देश में राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति एलोपैथी घोषित कर दी गई, और इस एलोपैथी के कारण ही हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा बजट बनता है एलोपैथी का, है ना, फिर भी इतना खर्चा होके भी दिन ब दिन रोग बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना ने तो सिद्ध कर दिया है कि आप कितनी भी अधिक उन्नति करो एलोपैथी के संबंध में, आप पूरी उन्नति कर नहीं सकते, क्योंकि अभी देखो कोई उपचार नहीं है कोरोना का। यूं तो भारत देश है इसलिए लोग काढ़ा पीते हैं, है ना, आयुष काढ़ा पीते हैं, कुछ अलग अलग हल्दी खाते हैं, तुलसी खाते हैं, गिलोय खाते, इसलिए कुछ ना कुछ बच गए लोग। नहीं तो लोग जैसे बचना जो है वो मुश्किल था। अगर आयुर्वेद नहीं रहता था भारत में तो मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत खतरनाक रहता था। अगर लोगों की परंपरा आयुर्वेद ना होती तो एकदम बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट इटली, ईरान और अमेरिका के जैसा मॉर्टेलिटी रेट होता था। देखो हमारी हाइजीन इतनी ख़राब होके भी हमारे देश का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, और उसका कारण यही है कि हम ऐसे देश में निवास करते हैं जिस देश की परंपरा चिकित्सा के संबंध में आयुर्वेद रही है। तो मुझे भी इस बात पर बड़ा गर्व है और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आप भी इस पैथी के एक समाक बनने जा रहे हैं। अभी तो बन ही गए हैं, समाक बनने जा रहे नहीं हैं, आप बन गए हैं। तो आपको भी जब भी आप बीमार पड़ेंगे तो आपको आयुर्वेद पंचकर्म या लघु कर्म जो है वही करने हैं, और उसी के आधार पर ही चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो पहला हमारा जो इंटेंशन है वो ये होना चाहिए कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, हम हमारे स्वास्थ्य की कैसे रक्षा करें। तो इसके लिए मैं आगे बहुत अधिक मार्गदर्शन इस संबंध में करूँगा, और आहार विहार, ब्रह्मचर्य और जीवन के क्या नियम होने चाहिए, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, इसके संबंध में मैं आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन करूँगा। दूसरी बात जो आती है सूत्र में वो ये है कि आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष। आतुर इस शब्द का अर्थ होता है रोगी। आतुर इस शब्द का अर्थ होता है रोगी, और रोगी के रोग की चिकित्सा करना ये दूसरा कर्तव्य है। पहला कर्तव्य ये है कि हम हमारे स्वास्थ्य को बचाएंगे, हम हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर गलती से किसी कारणवश अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसका निर्हरण भी, उसका उपाय भी, उसका शमन भी आयुर्वेद में ही बताया जाएगा और बताया गया है। बड़े बड़े रोगों का उपचार आयुर्वेद में बताया गया है। बस खाली हम जिस नाम से एक्सपेक्ट करते हैं उस नाम से ये उपचार नहीं बताया गया है। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, पॉलीआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, तो ऐसे शब्दों में आयुर्वेद में वर्णन नहीं आता है, क्योंकि ये जो शब्द है ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के शब्द है। लेकिन उससे मिलते जुलते शब्द जो है वो आयुर्वेद में आते हैं,
और वैसी ट्रीटमेंट उन रोगों की हम कर सकते हैं। तो दूसरा इंटेंशन आयुर्वेद का आपने जाना क्या होगा, तो आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, कि हम रोगी की भी पूर्ण तरीके से चिकित्सा करेंगे और मात्र सिम्टोमेटिक नहीं, हम सिस्टमेटिक करेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, सिम्टोमेटिक नहीं, सिस्टमेटिक, यानी पेशेंट पूरा ठीक होगा, मात्र उसके लक्षण कम नहीं होंगे। शुरुआती के दिनों में थोड़े से लक्षण कम भले ही लगे, लेकिन उत्तरोत्तर जब ट्रीटमेंट आगे बढ़ेंगी, पंचकर्म चिकित्सा होगी, तो उसमें रोग पुनः उद्भव नहीं होंगे। तो उस बात का एक हम नाम भी रखते हैं, अपुनर्भव चिकित्सा। एक बार रोग ठीक होने के बाद में फिर से न हो, उसे कहते हैं अपुनर्भव चिकित्सा। ठीक है, तो आज के लिए है इतना ही सही। आज के लिए मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं। टोटल में 25 या 30 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन बीच में एक डिस्टरबेंस आ गया, इसलिए वो वीडियो ब्रेक हो गया। इसलिए ये जो लेक्चर है, ये नंबर 2 इसे मैं दूंगा। तो मैं लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे नाम देते जाऊंगा। अगर किसी का कुछ छूट गया है, मान लो दूसरे या तीसरे लेक्चर से वो देख रहा है, तो पहला लेक्चर अगर उसे चाहिए तो रिक्वेस्ट कर सकता है, उसे मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 जो आपका रह गया है वो मैं भेजूंगा। जो मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, उसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। जब आपका कॉल आएगा, अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं रिसीव करूँगा, और जो आपका सवाल है, जो आपका क्वेश्चन है, जो आपको परेशानी है, तो उससे मैं निजात आपको मिलेंगी, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। तो मैं यही कामना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।